हेलो प्यारे व्यूअर्स। कहानी दिल है कि मानता नहीं को आपने ढेर सारा प्यार दिया। उसके लिए आप लोगों का दिल से ढेर सारा शुक्रिया। आप में से कुछ लोगों को कहानी में कुछ अधूरापन खालीपन महसूस हुआ, इसलिए आप सबके अनुरोध पर हमने कहानी के एंड को थोड़ा चेंज किया है और अधूरेपन को भरने की कोशिश की है। पिछले भाग में आपने देखा कि चारों ओर दीप की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। इस भाग में आप एंजॉय करेंगे चारों ओर दीप के रिश्ते का दोस्ती से प्यार तक का रोमांचक सफर। तो चलिए फिर देखते हैं क्या चल रहा है चारों ओर दीप की जिंदगी में। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद चारों लग पड़ी अपने अगले मिशन पर, यानी कि ये पता लगाने पर कि आखिर ज्योति जी की जान का दुश्मन है कौन। आखिर कौन है जो उनकी जान के पीछे यूं हाथ धोकर पड़ा है। आखिर चारों ने अपने दोस्त दीप की हेल्प करने का ठान जो लिया था। अब एक ही इंसान था जो ये गुत्थी सुलझाने में चारू की हेल्प कर सकता था, और वो था धमाका। इसलिए चारू ने धमाका को फ़ोन करके मीटिंग फिक्स की। धमाका, हे भगवान, ये लड़की भी ना मुझे यहाँ बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब है, और ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रही। धमाका जो पिछले आधे घंटे से एक कैफ़े में बैठा चारू का इंतज़ार कर रहा था। चारू को फ़ोन लगाते हुए वह तंग आकर बोला। आधे घंटे बाद चारू कैफे में आई और टेबल पर अपना बैग रखते हुए बैठने ही लगी थी कि धमाका बोल पड़ा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तूने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? चारू, सांस तो लेने दे, बताती हूँ, सब बताती हूँ। चारू एक गहरी सांस लेते हुए, देख मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि जब तूने मुझे दीप की माँ का मर्डर करने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन तुझे मम्मी जी की सुपारी किसने दी? आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड? धमाका चौंकते हुए, पहले ये बता कि दीप की माँ तेरी मम्मी जी कब से हो गई? चारू चिढ़ते हुए, जब से दीप और मेरी दोस्ती हुई तब से। और तू क्या उल्टा मुझसे सवाल कर रहा है? पहले जो मैंने पूछा वो बता। धमाका, तेरी दोस्ती और वो भी दीप से? देख चारू, तू भूल मत कि तू सिर्फ 6 महीने तक उसकी नकली बीवी का नाटक कर रही है, जिसके लिए हम दोनों ने पैसे लिए हैं, समझी? इसलिए बेहतर यही है कि जिस काम के पैसे लिए हैं बस चुपचाप उसी काम पर फोकस करे। ज़्यादा फालतू के लफड़े में मत पड़। ये बड़े लोग हैं चारू, तू इनसे दूर रहे। धमाका चारू को समझाते हुए बोला। चारू जो अब तक चुपचाप धमाका का लेक्चर सुन रही थी वह बोली, तू खाली पीली मेरा दिमाग मत सटका। देख वो दीप बेचारा भला लड़का है, और उसकी माँ तो उससे भी अच्छी है, और वैसे भी दीप और मैं अच्छे दोस्त हैं। बस इस नाते मैं उसकी थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ। चारू की बात सुनकर धमाका अपनी दोनों आंखें सिकोड़ते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नकली बीवी की एक्टिंग करते करते उस दीप से सचमुच प्यार श्यार करने लगी? धमाका की बात सुन चारू उसके सिर पर तपली मारते हुए बोली, अबे ओ ढक्कन, ज़्यादा दिमाग न लगा अपना। प्यार, और वो भी मैं? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, समझा ना? धमाका, वही मैं बोल रहा हूँ कि तू इन बड़े लोगों से दूर रहे। और वैसे भी ये दोस्ती वोस्ती प्यार व्यार जैसी चीज़ है तेरे ऊपर सूट नहीं करती। चारू, क्या तूने बार बार बड़े बड़े लोग लगा रखा है? देख तू मुझे मुद्दे से मत भटका, जल्दी जल्दी बोल, कौन मारना चाहता है दीप की माँ को? चल ठीक है, अगर मैं तुझे बता भी दूँ तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा? आखिर बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? अब तो दीप तेरा दोस्त है लेकिन मेरा तो नहीं है। आखिरकार ये धमाका था जो हर काम अपने फ़ायदे के लिए करता था, फिर वह यहाँ कैसे चूक जाता? देख मेरे भाई धमाका, हर काम अपने फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं कर सकते। कुछ काम लोगों की भलाई के लिए भी कर देने चाहिए। आखिर यह भी अपने नाम चारू थी, जिसको मस्का लगाकर अपना काम निकलवाना बड़े अच्छे से आता था। चारू ने मस्का लगा लगा कर धमाका से सारी सच्चाई उगलवा ही ली। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से धमाका से सारे सबूत भी ले लिए। चारू ने जब सारी सच्चाई दीप को बताई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ज्योति जी की जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के मामा रंजीत और उनका बेटा शेखर था, जो प्रॉपर्टी के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपनी ही बहन और भांजे को ठिकाने लगाना चाहते थे। दीप ने तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लिया और सारे सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कोर्ट में केस किया। क्योंकि दीप बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए पुलिस ने रंजीत और शेखर को अरेस्ट करने में पल भर की भी देरी नहीं लगाई। इधर कोर्ट में सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रंजीत और शेखर को अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं के तहत
10 साल की सज़ा सुनाई गई। दीप, जो कि इस केस के चक्कर में खाना पीना तक भूल गया था, आज जाकर बड़ी चैन की नींद सोया था। चारू को खुशी थी कि आखिर अब उसके दोस्त दीप और माँ की तरह प्यार करने वाली ज्योति जी के सिर पर मंडरा रहा खतरा अब टल चुका था। जब चारू ने करवट बदली तो उसकी नज़र दीप के चेहरे पर टिक गई, जो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। चारू का हाथ अपने आप ही दीप के चेहरे की तरफ बढ़ गया और उसने धीरे से दीप के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे किया। अचानक धमाका के कहे शब्द चारू के कानों में गूंजने लगे। कहीं तू उस दीप से प्यार श्यार तो नहीं कर बैठी? तुरंत चारू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और करवट बदल ली। लेकिन हाथ पीछे खींच लेने से या करवट बदलकर मुंह फेर लेने से वह अपने मन में दीप के लिए उमड़ रहे जज्बातों से मुंह नहीं फेर सकती थी। दीप चारू के मन में धीरे धीरे अपनी जगह बना चुका था और ये बात चारू को काफ़ी बेचैन कर रही थी। उसके दिल में एक मीठा मीठा दर्द था जो उसे रह रहकर तड़पा रहा था। वह अब खुद में ही खोई रहने लगी थी। हर जगह उसे दीप ही दिखाई देने लगा था। हर पल बस उसी के बारे में सोचती रहती। हर समय उसकी कमी का एहसास होता रहता। अपनी ज़िंदगी में आए इस बदलाव को, इस नए एहसास को वो क्या नाम दे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दीप के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उस लड़के ने कब उसके दिल पर कब्जा कर लिया, ये चारू को खुद को भी पता नहीं चला। प्यार पर कभी किसी का बस चला है जो हमारी चारू का चलता। बेशक वह कितनी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं दीप के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बन ही चुका था। चारू ने एक बार फिर करवट बदली और उसकी नज़र फिर से दीप के चेहरे पर टिक गई। वह दीप को एकटक निहारे जा रही थी और सोच रही थी, आखिर क्यों दीप, क्यों तुमने हॉस्पिटल में उस दिन दोस्ती का हाथ बढ़ाया? क्यों मेरी फिक्र करते हो, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हो? क्यों मैं तुम्हारी तरफ खिंची जा रही हूँ? आखिर ये दिल क्यों नहीं समझता कि मैं बस यहाँ तुम्हारी बीवी का नाटक, हाँ, नाटक ही तो करने आई हूँ। सोचते हुए चारू की आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर बहने लगे। चारू ने कसकर आंखें बंद की और सारे विचार झटक कर सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख देर से खुली। जब तक वह उठी दीप नाश्ता करके ऑफिस जा चुका था और ज्योति जी हॉल में बैठी थी। चारू भी नीचे जाकर ज्योति जी के पास बैठ गई। जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर चलने लगी थी। अब चारू और ज्योति जी की भी काफ़ी पटने लगी थी। अब वापस से सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन कोई था जो असामान्य था, कोई था जो धीरे धीरे बदल रहा था, कोई था जो वापस फिर से धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट रहा था। और वह था दीप। वो कहते हैं ना कि संगत का असर ज़रूर पड़ता है। हमारी नटखट चारू की चंचलता और बदमाशियों ने, उसकी दोस्ती ने दीप को वापस जिंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर कर ही दिया। आखिर अपनी चारू थी ही ऐसी जो रोते हुए को भी हंसा दे। धीरे धीरे दीप भी पहले की तरह हंसने बोलने लगा, अपनी जिंदगी खुलकर जीने लगा। यानी कि जो हाल चारू का था, दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल दीप का भी था। चारू दीप से प्यार करने लगी थी इसलिए बेचैन थी। लेकिन दीप को तो अपने प्यार का एहसास भी नहीं था। वो जब भी उसे अपने आसपास देखता तो उसके दिल में कसक सी उठती, चारू के पास जाने की, उसे छूने की, उसे प्यार से गले लगाने की। लेकिन वह इसका कारण समझ पाने में सफल नहीं हो रहा था। एक सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी अचानक से ज्योति जी मुस्कुराते हुए दीप से बोली, दीप, तुम्हें याद है ना कि आज हम लोगों को सुनीता की बेटी का मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना है? दीप मुस्कुराकर ज्योति जी को देखते हुए, हाँ हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है, भला आपकी इकलौती सहेली की बेटी की शादी है। ज्योति जी हंसते हुए सबकी तरफ देखकर, ठीक है, सब लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, इसके बाद हम लोग सीधे रिजॉर्ट के लिए निकल जाएंगे ताकि वो लोग हमारे देर से पहुंचने पर नाराज़ ना हो सकें। उनकी बात सुनकर चारू और दीप दोनों हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं और जल्दी से अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ज्योति जी चारू की तरफ देखते हुए बोलती हैं, चारू बेटा, तुम मेरे और गौरी के साथ ही चलना क्योंकि दीप तो ऑफिस के बाद ही आएगा। उनकी बात सुनकर चारू ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दीप चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था और फिर एकदम से बोला, नहीं माँ, चारू मेरे साथ ही आएगी क्योंकि आप तो यहाँ रहोगे नहीं और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा। चारू ने एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखा। ज्योति जी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, तो तुम दोनों साथ ही आ जाना, मैं और गौरी अभी निकल जाते हैं।
शाम को जब दीप ऑफिस से वापस आया तो ऊपर जाते हुए अचानक ही उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक झुमके पर पड़ी। उसे देखकर पहले तो वो ऊपर जाने लगा, मगर फिर रुककर झुमके को ध्यान से देखने लगा। ऐसे झुमके तो चारों को पहने हुए देखे हैं। ये लड़की भी ना खुद को गिरती ही रहती है, साथ ही अपनी चीज़ें भी नहीं संभाल सकती। पता नहीं क्या होगा इसका। उसने वो झुमका उठाया और अपने कोट की जेब में रख दिया और सीढ़ियाँ चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो चारू को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। चारू बेहद खूबसूरत लग रही थी ब्लैक कलर की साड़ी में, जिस पर सिल्वर कलर के धागों से किनारे पर पतली पतली कढ़ाई की गई थी। उसने सिल्वर कलर का कट स्लीव्स ब्लाउज पहना था। तुम्हारा दूसरा झुमका कहाँ है? दीप ने कहा। क्या दूसरा झुमका? चारू हैरानी से अपने कानों को छूते हुए बोली। छूकर उसे पता चला कि उसके कान में झुमका नहीं है। अरे ये कहाँ चला गया? अभी थोड़े समय पहले ही तो मैंने पहना था। कब और कहाँ गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी तो ये सेट नया ही था, आज दूसरी बार ही तो पहना था। पता नहीं किधर गया। चारू रोनी सूरत बनाकर बोली। दीप उसकी इस हालत के मज़े लेते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। शायद बाहर या नीचे कहीं गिरा होगा, मैं ढूंढ कर आती हूँ, शायद मिल जाए। वह जल्दी से बाहर जाने लगी। दीप तो अपलक निहारता ही रह गया। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बड़ी बड़ी आंखों में काजल और आईलाइनर जो उसकी आंखों को और कातिलाना बना रहे थे। होठों पर लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक चारू की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसने पहले बाल खुले रखे हुए थे। दीप तो उसे देखकर बेखुद सा हो गया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। चारों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके कदमों की आहट पर जैसे ही उसने नजरें घुमाई तो दीप की गहरी नज़रों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। दीप ने पास आकर उसके कानों की तरफ देखा तो उसके एक कान में झुमका नहीं था, और जो झुमका उसे नीचे मिला था उसके साथ का दूसरा झुमका उसके कान में था। उसके अपने इतने पास आने से चारू हड़बड़ाकर वहां से अलग हटने लगी। एक मिनट रुको, दीप उसे रोकते हुए बोला। जरा यहाँ आओ। चारू हैरानी से उसे देखती हुई उसके पास आ गई। रुको। चारू जहाँ थी वहीं रुककर दीप को देखने लगी तो दीप उठकर उसके पास आया और जेब से वो झुमका निकालकर उसे दिखाकर बोला। यही है ना? नीचे सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ मिला मुझे। चारू कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उसे देखती रही। दीप उसके पास आकर खुद उसके कान में झुमका पहनाने लगा। दीप के इतना पास आने से चारू का दिल तेजी से धड़कने लगा। सांसें थम गई। वो अपनी सांसों को रोककर दिल थामकर खड़ी रही। उसे झुमका पहनाकर दीप बोला। तुम्हारी हर चीज़ मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि तुम। चारू एक टक दीप को देखती रह गई। दीप की आंखों में उसके लिए प्यार भी था और उसके लिए एक फिक्र भी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर चारू को जैसे ही होश आया तो वह बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद दीप खुद में ही बड़बड़ाने लगा। ये तुझे क्या हो गया है दीप? ये तेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों ये दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने दिल से हार रहा हूँ। ये लड़की मुझे अपनी तरफ खींच रही है। क्यों मेरा दिल नहीं समझ पा रहा कि यह रिश्ता सिर्फ एक नाटक है? दीप इन्हीं सब बातों में उलझा था कि उसे शादी में जाना है। याद आया तो वो अपना सर झटकते हुए घर से बाहर गाड़ी के पास आया, जहाँ चारू पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। इधर चारू भी कुछ ऐसी ही सोच में गुम थी। है कहाना जी, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं जिन एहसासों को दबाना चाहती हूँ आप उन्हें फिर से हवा दे रहे हैं। मैं जानती हूँ दीप और मेरा रिश्ता एक नाटक है। मुझे दीप के नज़दीक जाने से रोकना होगा, मगर ना जाने क्यों जब वो मेरे पास होता है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें थम सी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल उसके सामने हार रहा है। दीप जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा, चारू भी अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और मुंह घुमाकर बाहर देखने लगी। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतराते रहे और पूरे रास्ते दोनों ने ही कोई बात नहीं की। दीप ने जैसे ही वेन्यू पर पहुंचकर गाड़ी रोकी, चारों तुरंत ही उतरकर अंदर चली गई। सब लोग शादी से वापस आए और इस रात थकी होने के कारण चारू ज्योति जी के पास ही सोई। लेकिन इधर दीप की आंखों से नींद गायब थी। इससे पहले वह कभी इतना बेचैन नहीं हुआ था। अवनी जिससे वह प्यार करता था उससे बिछड़ने के बाद भी, मगर चारों से कोई रिश्ता ना होने के बाद भी वो उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाए हुई थी। न जाने उसमें ऐसी क्या बात थी जो दीप को इस कदर बेचैन कर रही थी। इधर अगले दिन चारू ने ज्योति और दीप से अपने घर जाने की इच्छा जताई। चारू ड्राइवर के साथ अपने घर गई। आखिर वह जानती थी कि उसकी माँ और भाई दोनों उसकी इस हरकत से नाराज हैं।
लेकिन उसे यकीन था जब वह सच बताएगी और दीप को लेकर अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करेगी तो राखी और जय उसकी बात ज़रूर समझेंगे। चारों ने जैसे ही घर में कदम रखा वो पीछे से राखी को हग करते हुए उनसे लिपट गई। राखी, तो आ गई तुझे अपनी गरीब माँ और भाई की याद? क्या हुआ, अब तुझे वो महल रास नहीं आ रहा जो वापस इस गरीब खाने में चली आई? राखी ने बिना पलटे ही कहा। चारों ने राखी को पलटा और मासूम सा फेस बनाकर अपने दोनों हाथों से दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलने लगी। उसकी ये हरकत देखकर राखी और जय दोनों की आंखें झलझला आई, लेकिन दोनों ने ही अपने आप को मजबूत बनाए रखा। लेकिन अपनी चारू भी एक नंबर की नौटंकीबाज थी। जब सोड से काम नहीं चला तो अप डाउन लगाने लगी। उसकी ये नौटंकी देखकर राखी और जय की हंसी छूट गई और झट से राखी ने अपनी नौटंकीबाज बेटी को गले से लगा लिया। फिर चारू ने राखी और जय को पूरी कथा सुनाई कि कैसे और क्यों उसने इस नाटक के लिए हामी भरी और फिर किस तरह उसकी दीप से दोस्ती हुई, कैसे उसने ज्योति और दीप के दुश्मनों को सजा दिलवाई और अब वो दीप के लिए क्या महसूस करने लगी है। राखी और जय चारू से नाराज तो थे पर उन्हें खुशी थी कि कम से कम चारू ने बिना किसी लालच के दीप की हेल्प की। सब बताकर चारू के दिल का बड़ा बोझ हल्का हुआ। मन ही मन सोचने लगी, चलो अच्छा है माँ और जय ने मेरी बात समझी तो सही। और फिर अभी तो मैं हफ्ता भर रहने वाली हूँ, हफ्ते भर में तो इन लोगों की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। इधर दीप अपनी इस बेचैनी का कारण समझ नहीं पा रहा था। पता तो उसे तब चला जब एक रात वह पानी लेने किचन तक गया। तब उसने ज्योति और गौरी की बातें सुनी। ज्योति, चारू जब से गई है तब से घर में उदासी सी छाए रहती है। अभी तो उसे गए 3 दिन ही हुए हैं, लगता है जैसे कितना वक्त हो गया। हर पल ऐसा लगता है जैसे अभी आएगी और बोलेगी, मम्मी आप ऐसे क्यों बैठी हैं, चलिए मेरे साथ बातें कीजिए। ज्योति जी की बात सुनकर गौरी बोली, बात तो आपकी एकदम सही है बहन जी, इस घर में आने के बाद चारू पहली बार कहीं गई है इस घर को और हमें उसकी आदत हो गई है, इसलिए उसके बिना घर सूना हो गया है और उसका जाना जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो दीप के बारे में सोचो, उसकी तो पत्नी है। जब से वह गई है वो कितना उदास और खोया सा रहने लगा है। ज्योति जी, हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया है, दीप एकदम से शांत हो गया है, लगता है उसे चारू से प्यार हो ही गया। लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है। उसे चारू की गैर मौजूदगी बेचैन कर रही है। जब से वह गई है तब से हर वक्त उसके चेहरे पर उदासी रहती है। ना ठीक से खाना ना सोना, बस किसी तरह वह समझ जाए और चारू से अपने मन की बात कह दे तो फिर दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। गौरी, वैसे बहन जी आपको कैसे पता लगा कि दीप बाबा ने चारू के साथ मिलकर ये शादी का नाटक किया? ज्योति जी मुस्कुराते हुए, माँ हूँ उसकी, मैंने तो उनका ये झूठ पहले ही दिन पकड़ लिया था। पहले ही दिन में समझ गई थी कि दीप ने मेरी खातिर ये नाटक रचा है। आखिर है तो मेरा ही बेटा ना। जैसे मैंने अपने बेटे को अवनी की मौत के बाद वापस खुश देखने के लिए बीमारी का नाटक किया और डॉक्टर से झूठ बुलवाया कि मैं बस 6 महीने की मेहमान हूँ, वैसे ही उसने भी मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए नाटक किया। गौरी, लेकिन बहन जी, क्या आपको यकीन था कि 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा? ज्योति जी, पहले तो इतना यकीन नहीं था, लेकिन जब पहली बार मैंने चारू को देखा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरे कान्हा ने एकदम सही लड़की मेरे दीप की ज़िंदगी में भेजी है। चारू को देखते ही मुझे विश्वास हो गया था कि ये लड़की मेरे बेटे को ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने पर मजबूर कर देगी। और देखो हुआ भी यही। उनकी बातें जब दीप के कानों में पड़ी तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज वह सच्चाई से रूबरू हुआ था। इसी उधेड़बुन में उसे जब रात भर नींद नहीं आई तो वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा और सोचने लगा कि क्या सच में मुझे चारू से प्यार हो गया है। इन्हीं सब में उलझे कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी तंद्रा टूटी तो उसे सवेरा होने का एहसास हुआ। तैयार होकर नाश्ता करने के बाद दीप ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब दीप वापस आया तो ज्योति जी अकेली ही बैठी हुई दिखाई दी। तो वह उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, क्या बात है मम्मी जी, आज आप उदास लग रही हैं? ज्योति जी, चारू के बिना घर एकदम सूना हो गया है और जब से वह गई है जरा भी मन नहीं लग रहा, और मैं ही क्यों, उदास तो तुम भी हो ना उसके जाने से। उनकी बातें सुनकर दीप उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, मम्मी एक बात पूछूं आपसे? ज्योति जी उसके बालों में हाथ घुमाने लगी और बोली,
पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मम्मी, हमें किसी से प्यार हो गया है, इस बात का पता हम कैसे कर सकते हैं? तुम्हें प्यार है, पता चलाने की ज़रूरत क्या है? दिल को अपने आप ही पता चल जाता है। पर कैसे माँ? जब ये दिल बिना वजह बेचैन रहने लगे, रातों को नींद ना आए, हर पल किसी का ख्याल रहे, किसी का मासूम सा चेहरा आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए, किसी एक में ही सारी दुनिया समा जाए और हर समय उसके आसपास रहने का दिल चाहे, उसे देखे बिना बहुत बेचैनी होने लगे, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें प्यार हो गया है। लेकिन तुम आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, जानना चाहता था, असल में प्यार होता क्या है? ज्योति जी उसका सर सहलाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत जज्बा है ये प्यार। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो सब कुछ बदला हुआ सा लगता है। ये दुनिया नई सी लगने लगती है, हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। ये दिल हर पल बस उसी का साथ चाहता है जो दिल में बस जाता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मुझे तुम्हारे पापा से मिलकर पहली नज़र में ही प्यार हुआ था, और देखो आज शादी के 26 साल बाद भी वो प्यार ऐसा ही है। उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि आज हमारा प्यार और भी गहरा हो गया है। बेशक तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारा प्यार आज भी जिंदा है। कुछ देर बाद वह उठकर अपने कमरे में गया। आज उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। वह जान चुका था कि ये उसे चारू से प्यार हो गया है। यह बात अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हुए दीप बोला, माँ, इस घर में जो भी नाटक चल रहे थे अब उन्हें बंद करने का वक्त आ गया है। मैंने परसों रात आपकी और गौरी आंटी की सारी बातें सुन ली थी। उसके मुंह से यह सुन ज्योति जी और गौरी सकपका गए। लेकिन तभी दीप अपनी चेयर से उठकर ज्योति जी के पास आया और उनका हाथ थामकर बोला, आप एक माँ हो, आपने तो अपने बेटे की खुशी के लिए बीमारी का नाटक किया, लेकिन मुझे कोई हक नहीं बनता था कि मैं शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाऊं। मुझे माफ़ कर दो माँ। ज्योति जी, गलती तो तुमने की है और इसकी सज़ा भी तुम दोनों को मिलेगी। और तुम दोनों की सज़ा ये है कि अपना अपना प्यार कबूल करके तुम दोनों सच में शादी जैसे पवित्र बंधन में बन जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ज्योति जी अपनी चेयर से खड़ी हुई और दीप के कान खींचते हुए बोली, सब जानती हूँ मैं कब से तुम दोनों की साइलेंट मोहब्बत चल रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन इजहार करने से घबराते हो। इस वक्त दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और ज्योति जी ने झट से दीप को गले लगा लिया। फिर कुछ देर बाद दीप को अलग करके अपने और दीप के आंसू पहुँचते हुए बोली, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकालने के लिए, आज ही जाऊंगी उस झल्ली के घर शगुन लेकर। और जब ज्योति जी शगुन लेकर चारू के घर पहुंची तो चारू सहित राखी और जेबी उन्हें देखकर हैरान रह गए। और इससे भी ज़्यादा हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने राखी जी से दीप के लिए चारू का हाथ मांगा। सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और चारू तो जैसे सातवें आसमान पर उड़ रही थी। वहीं दीप का भी हाल कुछ ऐसा ही था। 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त भी आ गया। अरोरा हाउस को दुल्हन की तरह सजाया हो गया था। हर तरफ खुशियों की बरसात हो रही थी। ज्योति जी के तो आज पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनके लाडले बेटे ने उनके मन की मुराद जो पूरी कर दी थी। लाल रंग के लहंगे में सजी चारू का रूप ऐसा निखरा हुआ था जैसे आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई है। जो एक बार देखे वो देखता ही रह जाए। हर कोई उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था। सब मेहमान दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे। उनकी जोड़ी की भी तारीफ कर रहे थे। पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ दीप और चारू की शादी संपन्न हुई। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर शुरू हुए इस रिश्ते को, जो कि पहले दोस्ती में बदला और फिर प्यार में, आज इस रिश्ते को एक नाम, एक पहचान, एक इज्जत और अस्तित्व मिल चुका था। आज दो प्यार करने वाले लोग एक हो गए थे।